बस्ती में जिस तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था उसको आरोपी अजफरुल किस तरीके से चलाता था हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश करते हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं ये वो ठहरने का लॉन्ज है, पब्लिक लॉन्ज, जहां पर अजफरुल आता था और यहीं पर कई महिलाओं को लेकर आया था और इसी महिला के कई वीडियो भी सामने निकल कर आए हैं। साफ तौर से ये बताया गया है कि इसी लॉन्च के जरिए वो अपना नेक्सस पूरे तरीके से चलाता था और यहीं पर आकर महिलाओं को रोकता था। अगर हम आपको इसकी दूरी बताएं तो ये यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है और ये जो पूरा आप देखेंगे जो बना हुआ है ये अजफरुल का एक कह सकते हैं अय्याशी का पूरा अड्डा था। इस पे अगर आप चलते आएंगे तो ऊपर यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जल्दी कोई नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कमरे हैं वो नजर आते हैं और इन्हीं कमरों में वो पहले अजफरुल आता रहा है और इस तरीके से चूंकि जनरली इस कह सकते हैं आरामगाह था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो बड़ी टिपिकल सी ये चीज बनी हुई है और यहाँ पर इन कमरों को इस तरीके से रखा जाता था और यहीं पर अजफरुल आता था और कई पीड़िताएं यहाँ पर आई। इसमें से एक पीड़िता ने साफ तौर से उस वीडियो को भी जारी किया जो इस रूम में रुकता भी आता था। यहाँ के जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहते थे। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू। ये किसका है जो ये होटल है? रमजान अली। रमजान अली का। कब से चल रहा है? ये तो काफी साल से है सर। काफी साल से है। कितना रुपए लेते हो इसका किराया? 500 700 700। और जो वीडियो में दिख रहा है अजफरुल वो तो हमको नहीं मालूम सर उनको। अच्छा, कब का बात है। ठीक है, तो लगातार इसमें देखिए इस तरीके का जो ये पूरा बना रखा है, एक कह सकते हैं खुफिया तरीके से पूरा ये बना हुआ जाल है जिसमें वो महिलाओं को रखता था और इसी तरीके से अगर कोई पकड़ने की कोशिश करता था तो चाहे वो इस दिशा से भाग जाता था या अन्य दिशाओं से, यानी कि अलग अलग तरीके से ये इसका बना हुआ वो लॉन्च है जहां पर इस तरीके के केबिन्स या रूम बने हुए हैं। इन रूम्स को आप देख सकते हैं, जो छोटे छोटे रूम हैं जिनको इसमें बनाया गया है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं आरामगाह थी जहां पर वो आता था, क्योंकि बस्ती जैसे जिले में इस पूरे एरिया को वो कवर करता था अजफरुल। ना कि सिर्फ पीड़िताओं ने रंगे हाथों कई बार अन्य महिलाओं के साथ अजफरुल को यहाँ पर पकड़ा जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ की हैं और इसके बावजूद वो सब महिलाएं यहीं पर लाई जाती थी और इसको लेकर ये एक बड़ा खुलासा है जो हम आज तक पे आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसी वो आरामगाह थी अजफरुल की, जो वहां पर ये आता था, जहां से वह पूरी तरीके से ये अपना नेक्सस चलाता था और किसी को पकड़ नहीं सकता था कोई इस तरीके के। ना ही यहाँ पर कोई देखिए रिसेप्शनिस्ट टेबल है, ना ही किसी प्रकार का आईडी कार्ड चेक होता है, ना ही कोई यहाँ पर आधार कार्ड चेक होता है। यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के, बिना आईडी के आके अजफरुल कई महिलाओं को लेकर आता था जिनकी पहचान भी छुपा के रखी जाती थी और उनको धर्मांतर के इस खेल में लगाया जाता था। तो कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां से शुरुआत की जाती थी। बस्ती में सैकड़ों लड़कियों के साथ धर्मांतरण करने वाला कहीं ना कहीं अब पुलिस के गिरफ्त में जरूर है, लेकिन कई लोग इसमें फरार हैं। आज तक पर इस समय एक्सक्लूसिव वो पीड़िता मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ किया है। किस तरीके से वो पूरा रैकेट चला रहा था, कैसे उससे ट्रैप हुई, हम उससे ही पूछते हैं उनकी जुबानी कि आखिर ये दर्दनाक कहानी कैसे हुई है। चूंकि पीड़िता है, हम इनकी आइडेंटिटी नहीं शो करते हैं, हम आपसे सीधे सवाल से शुरू करेंगे कि आखिर आपके संपर्क में ये कैसे आया और इसका कितना बड़ा नेटवर्क है जो आज आपको पता लगा। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी जहाँ पे इसने हिंदू नाम बता के और हाथ में कलावा बांध के और ये सारी चीजें बता के उसने मुझसे बात करी और वहां से शुरू हुआ ये सारी चीजें। बाकी का लड़कियों की बात करें तो 350 प्लस लड़कियां हैं जो उसके गिरफ्त में आ चुकी हैं। और जी
ये कैसे कह सकती हैं आप, क्या आपने दौरान बात सुनी, किस तरीके से देखा, कैसे पाया, कैसे इसके धर्मांतरण को रैकेट आप समझ पाई? धीरे धीरे जब ये सारी चीजें मेरे सामने आई, उसके बाद बहुत सारी लड़कियों का नंबर मेरे पास है, बहुत सारी लड़कियों से मैं मिली हूँ जाके, उनसे मेरी बात हुई है, मेरे पास सारे एविडेंस है कि ये कैसे उन लोग को फंसाया, उनके साथ उनको प्रेम जाल में फंसा के। और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिनका कुछ पता नहीं चला, उनको कहाँ पे इसने बेच दिया देह व्यापार के लिए। और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो है लेकिन वो सामने आने से डर रही हैं, वरना वो आ गई होती अभी तक। और अब आपके साथ में कैसे क्या हुआ और कितना प्रताड़ित आप हुई? क्योंकि जो एफआईआर आपने लिखाई है उसमें हमने देखा है कि घर तक आप गई, वहां आपके साथ गैंगरेप जैसी घटना हुई। किस किस तरीके से आपके ऊपर प्रताड़ना डाली गई, आप कितना प्रताड़ित हुई? सर मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ। 2 साल इसने मुझे इतना हरेस करा हुआ है। मेरे घर पे आना, रास्ते में आना और वहाँ से बदतमीजी करना, हर किसी के सामने मुझे बेइज्जत कर देना, और मुझे अपने घर पे बुलाना बाहर, मतलब जबरदस्ती। अगर मैं नहीं जाती तो मेरे भाई को जो है उठा लेना, वो स्कूल जाता था, उसके फ्रेंड को जो जाके मारा कि तुम्हारे भाई को भी ऐसे मारेंगे। मेरे फैमिली को कॉल करके टॉर्चर करता था। मेरे घर के नीचे आके वो मेरा नाम लेके, मेरे फादर का नाम ले लेके चिल्लाता है। वो और उसके कुछ साथी हैं जो साथ में आके, उसने मेरे पिता पे भी हाथ उठाया है। बीच चौराहे पे उसने बोला कि तुम नहीं आओगी तो मैं मार दूंगा। क्या आपसे कहता था, क्या दबाव डालता था, किस तरीके का? उसने मुझे पहले, जब मैं उसके घर पे गई जहाँ पे मेरे साथ वो हुआ, जो इंसिडेंट था हुआ, तो वो लोग मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स कर रहे थे, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। उसने भी मुझे कई बार बोला कि बोलो इस्लाम जिंदाबाद, जो कि मैंने नहीं बोला, जो कि मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। तो ये सारी चीजें, वो मेरा धर्म परिवर्तन करने के लिए उसने पूरा कोशिश करा। इसी गैंग में कौन कौन और शामिल है जो आपके सामने आया, जो आपने अपनी आंखों देखा? उसका जो पूरा परिवार है, जैसे उसकी बहन मिसबा उस्मानी, उसकी बड़ी बहन है जो राना उस्मानी, और उसके फादर मजहर हुसैन, उसकी माँ नवीना खातून, जो कि इन लोगों का ही गैंग है। बाकी सारी लड़कियों को जो है ये सब फोन करके बात करते हैं, प्यार से उनको जो है बहलाते फुसलाते हैं कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, हम शादी करा देंगे। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मान भी गई हैं और उनका आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गए। कुछ लड़कियां तो ऐसी है, जो उसकी बहन मिसबा उस्मानी है, उसके फ्रेंड थी, उसने बुलाया, उसके भाई से उसकी दोस्ती हुई, और ये जो है लड़कियों को ऐसे बरगला के लेके आती है और उनके साथ देह व्यापार जैसा चीज करती है। क्योंकि इनका फैमिली बिजनेस जो है दिखावे का कुछ और है, लेकिन है यही। इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला है, जो ट्रैप करते हैं जिस तरीके से धर्मांतरण के लिए? उसमें जो लड़कियां हैं वो भारत के किस किस राज्यों में हैं और भारत के बाहर भी हैं क्या? बहुत सारी लड़कियां, मैं तो ये बोलूंगी कि बस्ती में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी, कुछ लड़कियां मतलब 50% जो उसने ऐसा नहीं किया होगा। कि मैंने देखा है रोड पे चलते उसने ये चीजें मेरे से बोली है कि ये लड़की के साथ मैंने ऐसा किया, इस लड़के के साथ मैंने ऐसा किया। मैं नाम भी बता सकती हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं। और अदर कंट्रीज में जैसे नेपाल हो गया, मुंबई हो गया, गोरखपुर, आपके खलीलाबाद और आसपास के जितने भी इलाके, हर एक इलाके में उसको आपको कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी। ये क्या यहाँ पर कोई ऐसा लॉन्ज या जगह ऐसी जहाँ पर ये रहता था, जहाँ पर अपना नेक्सस चलाता था, क्या आपने कभी देखा वहां पर? पाया जी, इसके घर के पास में ही है पब्लिक लॉज, जहाँ पे इसका पूरा ये और इसके साथ ही जो भी हैं, जो भी लड़की को फंसाते हैं, ये वहीं पे लेके जाते हैं। ये जो लॉज वाला है वो भी इनसे मिला हुआ, उसको सब पता है। वो कोई भी आईडी वगैरह किसी का नहीं लेता है, वो डायरेक्ट रूम में जाते हैं और वो जो चाहे वो लड़कियों के साथ करता है, वो किसी को कुछ नहीं पता चलता है। क्या आपने भी रंगे हाथों वहां पकड़ा था और उस दौरान क्या वीडियो बनाया था, क्या क्या हुआ था? मैं वहां पे पहुंची तो मतलब मुझे पता चला कि एक लड़की के साथ भी ये गया हुआ है, जो कि उस लड़की की उम्र 16 साल थी, और उसको वो जॉब के लिए उसको भी बुलाया था और उसकी थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, जिसको एक लड़की ने भेजा था उससे उसके पास हेल्प करने के लिए। फिर वो वहां पे लेके गया, उसके साथ रेप किया उसने, और ये चीज मुझे पता चली तो मैं जाके उस लड़की को वहां से निकाल के लेके आई, और मैंने इसको भी मारा, उस लड़की को समझा के उसके घर पे भी भेजा, बट वो लड़की अभी सामने आने के लिए रेडी नहीं है। यानी मोडस ऑफ ऑपरेंडी हम समझें अगर, तो ये
पहले दोस्ती करता था फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए, या नौकरी दिलाने के बहाने कैसे ट्रैप करता था महिलाओं को? ये फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज करता है और फेसबुक से लड़कियों को फंसाता है, और इसका इंस्टाग्राम जो है सबसे बड़ा टैप करने का, ये लड़कियों को वहां से ज़्यादातर फंसाता है। और बाकी इसके घर पे जैसे कोई भी लड़की को इसने देखा तो वो बहुत सारी चीज़ें उसको बोल के कि मैं तुम्हारी ये हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, बोल के फंसा के और उनके साथ ऐसा कर, यहाँ तक कि वो जो शादी में बेटर्स आती हैं उसके बेटर्स से जो है कम से कम होंगी 30-40 लड़कियां, इसने बेटर्स की भी लाइफ खराब कर दी है। ये इसके साथ में और दोस्त भी इन्वॉल्व हैं, अलग अलग जगह पर लोग हैं इसके, जब ये जाता है कहीं, या मुंबई जाता हो या गोरखपुर जाता हो, वहां मददगार हैं इसके, एक तरीके से रैकेट चल रहा हो, गैंग चल रहा हो? इसके जो है जितने भी फ्रेंड हैं सब मुस्लिम ही हैं और सब एक जैसे जिहादी टाइप के ही हैं, तो वो सब जो है लड़कियों को टारगेट करते हैं और ये वहां जाता उन लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ वो रेप जैसी चीजें करता है, प्लस उनको बेचने का भी ये काम करता है। और इसका जो रैकेट है, इसका पूरा गैंग है, अलग अलग जगह पे है, तो ये सारे जो इसके साथ रहने वाले हैं, जो इसके दोस्त हैं, ये सभी ऐसा करते हैं, ये टारगेट करते हैं लड़कियों को। धर्मांतरण के दौरान ये आपने बताया कि जिस तरीके से वो इस्लाम की बात करता था, ये सारी चीजें, कितनी हिंदू महिलाएं आपके हिसाब से इसके ट्रैप में फंसी होंगी और कितनी अभी तक मिसिंग हो गई होंगी, या कितनी अभी तक लापता हैं? मेरे हिसाब से 350 प्लस लड़कियां हैं जो इसके ट्रैप में आ चुकी हैं ऑलरेडी, और 100 तो मैं बोल सकती हूँ कि जिनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गई। ऐसा लगता होगा सबको कि उनकी लड़कियां भाग गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसने उनको गायब किया है। अगर प्रशासन इसकी जांच करती है तो उनको पता चलेगा कि इसकी और इसके पूरे परिवार की बहुत बड़ी गैंग है, और उसको सर्च करने के बाद उनको पता चल जाएगा वो लड़कियां कहाँ गई हैं। इससे पहले भी क्या कभी आपने कोशिश की जब पुलिस संपर्क करने की, तो कभी पुलिस ने क्या प्रभाव का इस्तेमाल किया, कैसे ये बचा? मैंने जो है कई बार मैंने जो है 2-3 बार जाके पुलिस के पास कंप्लेन करी, लेकिन उन्होंने मेरी जो धारा है, उन्होंने मेरा बयान बदल के मेरी जो मेरा केस का हल्का हल्का धारा लगा के दर्ज कर दिया। मेरी बात ना तो उन्होंने सुनी और ना ही उसका जांच करवाया, उन्होंने बस हल्की धाराओं में दर्ज कर दी और मेरी सुना नहीं गया। अभी जब बहुत दबाव के बाद में उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज किया, फिर भी उसकी कोई आगे जो प्रोसेस होता है वो कुछ नहीं हो रहा है। इसमें जो है सिर्फ एक पकड़ा गया है जिसका नाम असफरुल हक है, उसका भाई, उसका पूरा परिवार खुलेआम घूम रहा है, जो अभी भी मुझे और बाकी सब लड़कियां जो आने के लिए तैयार है उनको धमकी देके उनको नहीं आने दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है प्रशासन को और ज्यादा काम करना चाहिए इस पे, और बाकी जितने भी अपराधी है उनको पकड़ना चाहिए। इस ट्रैप के हिसाब से जो जिस तरीके से धाराएं थी, क्या वो राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ था? क्या इसका भी दबाव और प्रेशर डालता था? इसके जो तार है वो बहुत जो है नेताओं से जुड़ा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो इसके सपोर्ट में हैं, जो कि हिंदू ही हैं, लेकिन वो जो है इसको हर जगह से बचा लेते हैं। अपराधी है, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसे अपराधी की मदद करके वो जो आपकी बच्चियां हैं उनका जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके सपोर्ट में है, उसको बचा रहे हैं। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए और कितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या अपील करेंगे सरकार? मैं सरकार से ये अपील करूंगी कि इसका अच्छे से जांच हो और ये जो भी है असफरुल हक, इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और इसने जितने भी लड़कियों की जिंदगी खराब करी है उनको न्याय मिलना चाहिए। तो पीड़ित महिला ये जो आज तक पर अभी मौजूद, इन्होंने साफ तौर से कहा कि कई बार इनको टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, जबरदस्ती धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। यही नहीं, सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो इसके प्रताड़ना से प्रताड़ित थीं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर नेपाल तक जिस फरोसी जैसी चीजें भी चलाने का मामला निकल कर आया है। पीड़ित की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि किस तरीके से वो पिछले कई वर्षों से प्रताड़ित हो रही थी और इस दौरान लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे बचा जाए। हालांकि अभी आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन अन्य की तलाश जारी है। कितनी लड़कियां और ऐसी हैं जो इसके ट्रैप में रही हैं, और कितनी क्या क्या किस लेवल तक ट्रैप है?
सर लेवल की बात करें तो ये जो है कुछ लड़कियां, जैसे कि 2 लड़कियां मेरे नॉलेज में हैं जो 4-4 महीने की प्रेग्नेंट हुई हैं, जिसका इसके परिवार ने जो है अबॉर्शन करवाया है। 2 लड़कियां तो मैं मेरे नॉलेज में जो मिसिंग है। कुछ लड़कियों ने जो है जो मेरे नॉलेज में एक लड़की ने सुसाइड भी किया है, जिसका कोई आज तक जिक्र नहीं किया। और जो भी पुलिस में जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ। मैं गई पुरानी बस्ती, जहाँ के महेश सिंह जो दरोगा थे, उन्होंने जो है मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैंने अपनी पूरी बात उनको बताई तो उन्होंने जो है मेरा मुकदमा वो ना लिखते समय उन्होंने नहीं लिखा, और उन्होंने एक हल्का धारा मारपीट का लिख दिया, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ था। और मेरा बयान उन्होंने बदल दिया, और जो वीडियो था मैंने उनको दिया प्रूफ के तौर पे जो उसने मेरे साथ किया, तो उन्होंने मेरा वीडियो लेके डिलीट कर दिया। इसमें जो है पुलिस भी मिली हुई है, जो कोई कार्रवाई नहीं करती वो, और उसके परिवार के दबाव में पुलिस का सर ऐसा है कि कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरे साथ सर ऐसा हुआ, जो कि मेरे साथ इतने सारे लोग सपोर्ट करने वाले थे। बाकी लड़कियों का सर उनके साथ तो कोई भी नहीं। पुलिस दबाव देके कंप्लेन तक दर्ज नहीं करती है। उनका सुनना तो बहुत दूर की बात है। और एक थे राहुल गुप्ता, जिनका नाम था, वो उसके खिलाफ खड़े थे, तो उनका जो है इन लोगों ने तबादला करवा दिया। आपको लगता है कि अभी भी आपको धमकियां मिल रही, डर लग रहा है इस परिस्थिति में, जब अभी बाकी आरोपी अरेस्ट नहीं हुए? सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत धमकियां मिल रही हैं कि अगर आप मीडिया में जाओगे या फिर और कोई कदम उठाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और मैं ये कहूँगी सर, जो बाकी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि सर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं जो हो रही हैं। इधर से ले लीजिए, वो वाला ना अलग। बस्ती में धर्मांतरण गैंग चलाने वाले आरोपी की मददगार जो महिला है समीम बानो करके, वो पूरी तरीके से कई उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सामने आई हैं, और आरोप लगा है कि वो लगातार मदद करती थी, लड़कियों को ट्रैप करती थी, लड़कियों को डराती थी, प्रताड़ित भी करती थी। साथ ही साथ कई गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे साथ पीड़ित महिला है वो, जिन्होंने खुद उस बात की गवाह हैं। क्या रोल था इस लेडी का जो एक मददगार के तौर पर है? क्या नाम है, क्या प्रोफाइल है इसका, और क्या करती है? सर इसका नाम है समीम बानो, और ये जो है सर एक कॉलेज में पढ़ाती है जो संत कबीर नगर में है। वो यहाँ पे एक टीचर है, तो वो लड़कियों को जो है एक्स्ट्रा पैसे का बता के उनके साथ सर उनको बरगलाती है कि आपको अलग से और पैसे मिलेंगे, आप कमाना चाहते हैं, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं। और वो सब पूरे बस्ती में वो लड़कियों को सप्लाई करती है। उसका काम यही है सर। तो वो जो है प्रिंस की बहुत बड़ी सहयोगी है, बहुत खास है। उसका परिवार और समीम बानो का बहुत अच्छा रिलेशन है, और ये सब मिलके ये सेक्स रैकेट जो है चलाते हैं। तो इसमें क्या महिलाओं को फोन भी करती है वो, दबाव भी डालती है, और क्या क्या करती है ये सब? सर जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रिंस की जो असफरुल हक है उसकी बहुत बड़ी सहयोगी है। तो इसका काम होता है कि बाकी लड़कियों को फोन करके उनको डराना धमकाना कि तुम ये चीज कहीं बोलोगी या किसी को पता चलेगा या तुम FIR करने पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उनको जान से मारने की धमकी देती है, और वो बोलती है कि तुम मुझे जानती नहीं कि मैं क्या हूँ। और सर इसका यही काम है, लड़कियों को फ़ोन करके बहुत ही वल्गर तरीके से बात करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलती है, जो कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उसको सुन सकते हैं। क्या इसमें जो धर्मांतरण को लेकर क्या कोई टिप्पणियां भी की हैं अब ईश्वर पे, भगवान पे, इस तरीके से करते आए लोग? सर ये लोग हमारे जो भगवान है, भगवान राम, भगवान शिव, इनको सर बहुत गंदे तरीके से गालियां देती हैं, बहुत भद्दी भद्दी गालियां। सिर्फ ये नहीं सर, इसका पूरा परिवार और इसकी जो ये सहयोगी है समीम बानो, ये सर बहुत जिहादी टाइप के हैं। ये हमारे भगवान को जो है बहुत वल्गर वल्गर चीज़ें बोलते हैं, जो कि मैं अभी कैमरे पे मैं नहीं बोल सकती। और इस्लाम कहते थे कहो जिंदाबाद। ये सारी लड़कियों का कहना था कि बोलो इस्लाम जिंदाबाद। तो जो नहीं बोलता था सर, उसके साथ ये लोग बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे। क्या पुलिस के खिलाफ आपने शिकायत की है? सर समीम बानो का भी नाम है मेरे केस में, लेकिन सर पुलिस की कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है, जो कि वो खुले आम घूम रही है और सर धमकियां भी दे रही है। सामने मुझसे कई बार मिली, उसने कहा कि तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी, ऐसा।
तो पीड़ित साफ तौर से पीड़िता का मानना है कि उसकी जो मददगार है समीम बानो वो अभी भी खुले घूम रही है और लगातार प्रताड़ित करने का आरोप है। यहाँ तक वो ऐसी मददगार थी जो हर उस पीड़ित महिला से बात करती थी, उसको प्रताड़ित करती थी, उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और कहीं ना कहीं उसको मजबूर करती थी कि वो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर ले। तो इस तरीके से वो उसकी मददगार है। हालांकि सिर्फ अभी आरोपी अरेस्ट है, लेकिन बाकी सभी आरोपी इसमें फरार चल रहे हैं या पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित को डर है इस समय कि कहीं ना कहीं उसको धमकियां मिल रही हैं लगातार और वो मदद की गुहार उत्तर प्रदेश की सरकार से लगा रही है। बस्ती से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।